राकेश सर, मैं चलता हूँ सीधे आपके क्षेत्र, जो चंबल ग्वालियर है, ग्वालियर चंबल क्षेत्र है। नरोत्तम मिश्रा टिकट काट दिया गया था, उसके बाद हमने सारे सीन देखे दर्शकों, फिर कोशिश की गई थी रेफू करने को, साथ रखना, एक उस शोभा की सुपारी बना ली, लेकिन कितना उबाल था। और उनका अपना 121 नंबर बूथ भी हार गई है भारतीय जनता पार्टी। नरोत्तम मिश्रा का खुद का बूथ है, वो तक हार जाना। तो क्या क्या इसमें संदेश, क्या क्या समाहित हैं? मध्य प्रदेश भी लीजिए, और बिहार से जो आया, बिहार अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट हार रहे हैं, मोदी जी, अमित शाह, मतलब बीजेपी के चाणक्य, मोदी जी ब्रांड अभी का सब कुछ धूमिल है, लेकिन अभी वो नहीं जा रही। अभी भी कहा जा रहा है बिहार को लेकर का 202 सीटें हैं हमारे पास। मध्य प्रदेश को लेकर भी ऐसी प्रतिक्रिया रही है, हमारे पास 164 सीटें हैं, कोई कमी नहीं। एक प्रतिक्रिया मैं दिखा दूं, जीतू पटवारी की एक प्रतिक्रिया आई, वो देख लीजिए, फिर आप करिएगा सब पर टिप्पणी। खूब उनका ऋणी और उनका धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मध्य प्रदेश की राजनीति में बदलाव का शंखनाद किया। उन्होंने, दतिया की जनता ने पूरे देश को, प्रदेश को मैसेज दिया कि भारतीय जनता पार्टी की जो अखंड अहंकार और रिवेंज की पॉलिटिक्स है, भ्रष्टाचार की पॉलिटिक्स है, सत्ता के दुरुपयोग की पॉलिटिक्स है, उसका प्रतिकार किया। एक नई दिशा में प्रदेश को ले जाने के लिए रास्ता दिया। साथ ही राहुल गांधी जी के नेतृत्व को देश पसंद करने लगा है। राहुल गांधी जी के उठाए मुद्दों को दतिया की जनता ने सील लगाई है। आदरणीय अखिलेश जी को भी बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और अखिलेश जी ने भी जो हमारे सहयोग किया, चूंकि झांसी से लगा हुआ हिस्सा है, और बहुत यादव परिवार के हमारे साथीगण हैं जिन्होंने इसमें अखिलेश जी के कहने पे हमारा सहयोग किया। जीत का एक तरह से उनको भी श्रेय जाता है। मैं अखिलेश जी को धन्यवाद देता किया। जैन जी का जो पूरे प्रदेश में और देश में आंदोलन हुआ, राहुल जी ने जिस तरीके से उसको नेतृत्व दिया, उसको भी दतिया की जनता ने सपोर्ट किया। जहां तक प्रश्न है श्रेय का, 100% हमारे वर्करों ने जान झोंक दी, तपस्या की, जिसको जो ड्यूटी दी पूरा महीना वहां लगा रहा। भारतीय जनता पार्टी के 50 करोड़ रुपए, 25 मंत्रियों का पूरे रात दिन वहां लगे रहना, भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के जामवाल जी का वहां बैठ जाना, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का वहां खंडेलवाल जी का हिलना ही नहीं, और सबसे बड़ी बात ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, मोहन यादव, प्रहलाद पटेल, न जाने कौन कौन, सारों का वहीं रहना पूरे चुनाव में। उसके बाद दतिया की जनता का कांग्रेस के वर्करों के प्रयास के साथ इतना बड़ा बदलाव करना मध्य प्रदेश के इस सरकार के चेहरे को बेनकाब करता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय दिग्विजय सिंह जी को, आदरणीय सीएलपी के हमारे नेता उमंग सिंगार जी को, आदरणीय कमलेश्वर पटेल जी को, सचिन यादव जी को। ये तो हो गया, ये काफी। कहिएगा राकेश सर, क्या इसको किस तरीके से मध्य प्रदेश, और अभी वो है, हालांकि इनकी भी कहीं ये एक सीट जीत कर होता रहा है, एक आध सीट जीत ली आपने, ये जीती हुई सीट थी आपकी, ठीक है, आपके विधायक के कर्मों के कारण चली गई थी सीट, आपने दोबारा उसको रिटेन कर लिया, अच्छी बात है, लेकिन इससे ये इतना उत्साहित होना, या ये इसको सबको आप एलिब्रेट कीजिएगा। धन्यवाद संदीप जी। देखिए, अभी सिन्हा साहब ने जो बात कही, वो सबसे बड़ी बात यह है कि इसको अगर आप कविता की दृष्टि से देखें, तुक की दृष्टि से देखें, तो बहुत खुलकर के अब सब कहने लगे हैं कि अचानक ही किले ढहने लगे हैं। बांकीपुर का किला 30 साल पुराना था, प्रशांत किशोर ने ढा दिया। दतिया में जो जनादेश 2023 में था, उसको वहां की जनता ने तमाम दबाव, तमाम लालच के बाद भी, जैसा कि अभी कह रहे थे हमारे जीतू पटवारी, 50 करोड़ का चुनाव ये था, और उसको ठुकरा दिया और अपने पुराने जनादेश को ही मोहर लगा के दिखाई। तो संकेत तो बहुत हैं इस बाई इलेक्शन के, तीनों बाई इलेक्शन के, और इन संकेतों को अगर भारत की राजनीति में सत्तारूढ़ दल नहीं पढ़ता है, तो निश्चित तौर पर 2029 का जो आम चुनाव होगा वो बड़ा दिलचस्प होगा।
देखिए, दतिया में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से लड़ी ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी से लड़ी है, मैं पहले दिन से कह रहा था। और बात यह है कि वहां पर जो पुराने प्रत्याशी जिनको टिकट काट दिया गया था, पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, वो तो इस चुनाव परिणाम से बहुत खुश हैं। उनके तो दोनों हाथ में लड्डू है। चुनाव हार गए तो लड्डू है कि भाई देखिए मैं नहीं था इसलिए चुनाव हार गए, और अगर जीतते तो कहते कि मेरे पास तो ताकत है तो मैं जीत ही गया। वो उनका तो खेल हो गया, उनका तो काम बन गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो बेचारा निरुत्तर हो गया, बांकीपुर में भी और दतिया में भी। मांजलपुर जीत गए, ठीक है, मांजलपुर उनकी सरकार है इतने साल से, वहां जीतना जरूरी था, नहीं तो बेचारे जैसा कि आप कह रहे थे ना, आपने लिखा भी है कि झोला उठा के चुपचाप निकलने का आदेश मिल गया है। तो गुजरात की जनता ने अभी अमित शाह से आपको बचा दिया। लेकिन बाकी जगह जो कॉमन संदेश है वो ये है कि आप तो प्रदेशों का एक तो नेतृत्व बदलिए। आपने जिस तरह से सिद्धार्थ चौधरी को बिठा दिया, वो कितने पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, उनका अतीत क्या है, ये जनता को सबको मालूम है। ऐसे मोहन यादव तीसरी पंक्ति में बैठने वाले नेता थे, उनको आपने मुख्यमंत्री बना दिया। ब्रांड था शिवराज सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, और आगे कोई और बैठ गया। तो अब जनता ये मनमानी सहने के लिए तैयार नहीं है, लालच में आने के लिए तैयार नहीं है। आप चाहे जितना पैसा बहा दीजिए। अब जैसे बांकीपुर के बारे में सिन्हा साहब ज्यादा जानते होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि बांकीपुर में जो तब्दीली हुई है वो स्थानीय नेतृत्व को आईना दिखाने के लिए हुई। प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी के ही आदमी है, और कोई बहुत बड़ी हैरानी नहीं हो कि आप देखें 2 4 6 महीने में वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हो जाएं और नहीं कहेंगे भी मैं मुख्यमंत्री, मुझे बना दीजिए, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं रणनीतिकार हूँ, मैंने कांग्रेस की भी नाव पार लगाई थी और भाजपा की भी लगाई थी, और अब मैं आपकी नाव फिर से दोबारा खेलने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि उनकी प्रतिक्रिया में वो शक्ति, वो तलखी और वो उमंग नहीं है जो जीतू पटवारी की प्रतिक्रिया में आपने देखी। वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को ही बोल रहे हैं, मतलब उनका मुंह से जो निकल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व परिवर्तन करने के लिए कुछ तो चाहिए, कोई तो बोले। तो उन्होंने वो बात बोल दी है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन संदेश पूरे देश में ये गया है कि भारतीय जनता पार्टी की जो संगठन क्षमता थी, जो उसके देवतुल्य, देव दुर्लभ कार्यकर्ता थे, वो अब मौजूदा नेतृत्व से खुश नहीं हैं। अब उन्हें अपनी प्रतिष्ठा की चिंता ज्यादा है, राष्ट्रीय नेतृत्व की प्रतिष्ठा की चिंता नहीं है। क्योंकि राष्ट्रीय नेतृत्व ने कार्यकर्ताओं को, जैसे अभी कहा भी था, शांत किशोर के बाइट में था कि वो गली का कुत्ता बिल्ली समझने लगे थे कि हम चाहे उसको लड़ा देंगे वो जीत जाएगा। तो वो स्थिति नहीं है। मैं दतिया की जहां तक बात करता हूँ, तो दतिया में देवतुल्य कार्यकर्ताओं की कमी नहीं थी। और भारतीय जनता पार्टी ने तो ये दावा भी किया था और नरोत्तम मिश्रा को समूह में लेके घूमे भी थे। लेकिन आप देखिए वो अपने खुद के बूथ पे हार गए, यानी उन्होंने अपने वोट दिए लेकिन उनके समर्थकों ने वोट नहीं दिया, पूरा पड़ोस के लोगों ने वोट नहीं दिया। जाहिर सी बात है कि ये जो चुनाव है ये दर्प के खिलाफ है, घमंड के खिलाफ चुनाव था, और उसके खिलाफ ये संदेश है। जैन जी की भूमिका इसमें है, असर है, क्योंकि दिल्ली के नजदीक है दतिया, तो उसका असर अपना है, उससे कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप देखेंगे एक तरफ सामंतवाद था, घनश्याम सिंह जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं बहुत ठंडे प्रत्याशी माने जाते थे, राजघराने से आते थे, तो जनता ने उनको चौथी बार मौका दे दिया। लेकिन इतने सारे प्रलोभन और के बीच बावजूद, में कई चुनाव हारे हैं, वो हारे हैं, हारने के बाद नहीं, पुनः उनको टिकट दिया। निश्चित तौर पर वो, लेकिन 3 बार जीते, चौथी बार फिर मौका दे दिया। और दतिया में विकास का नारा बिखर गया। दतिया में मेडिकल कॉलेज, दतिया में हवाई अड्डा, ये सब नरोत्तम मिश्रा के जमाने में बना, लेकिन वो सब कागजी इमारतें रही। अस्पताल बन गया, मेडिकल कॉलेज खुल गया, स्टाफ नहीं है, नर्स नहीं है, दवा नहीं है। हवाई अड्डा बन गया, हवाई जहाज नहीं है, कोई सेवा कोई उतरती नहीं है। वो तो जब कभी अंबानी अडानी आ जाए या कोई मुख्यमंत्री कहीं से योगी आदित्यनाथ घूमने आया तो वो अपना जहाज लेके आए, जनता को कोई लाभ नहीं मिला। तो जनता ऐसे खोखले विकास से भी आजिज आ चुकी है, और उसे लगने लगा है कि अब भारतीय जनता पार्टी को खारिज करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प बचा नहीं है। इस एक सीट के जीतने से कांग्रेस का निश्चित तौर पर कोई भला नहीं होने वाला है।
लेकिन लगातार दूसरा उपचुनाव जीता है कांग्रेस ने, ये भी आप ध्यान रखिए। है मुझे। विजयपुर के चुनाव को भी जीता और दतिया को भी जीता, और दोनों डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री काल में जीते गए। तो बिल्कुल। अब ये दोनों जगह से, बिहार से और मध्य प्रदेश से, ये आवाजें उठने लगी हैं कि आप नेतृत्व परिवर्तन कीजिए, आपके बिल्ली कुत्ते बिठा के ये राज्य चलने वाला नहीं है, यहाँ पे जमीन से जुड़ा बिजनरी पढ़ा लिखा आदमी चाहिए। तो मुझे लगता है कि अब जैसे ही मानसून सत्र समाप्त होगा, भारतीय जनता पार्टी अपने किले की खिसकती हुई ईंटें बचाने के लिए राज्यों के नेतृत्व में परिवर्तन करेगा। खुद तो नहीं बदलेंगे, तो वो झंडे में लपट के ही जाने वाले लोग हैं, लेकिन राज्यों का नेतृत्व इन बाई इलेक्शन के बाद तय हो गया है कि राज्यों के नेतृत्व में उसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल हो सकता है, क्योंकि जैसा अभी संकेत दिया ना कि झांसी से लगी सीमा है उत्तर प्रदेश की, दतिया की, झांसी का असर दतिया में हुआ है। तो ये गठबंधन एक संकेत छिपा है जीतू पटवारी के, हमें आभार अखिलेश का, उनको भी श्रेय देते हैं। तो ये गठबंधन उत्तर प्रदेश में मजबूत होगा। इसे देखते हुए हो सकता है कि अब मध्य प्रदेश, बिहार के साथ साथ और आपके उत्तर प्रदेश में भी नेतृत्व परिवर्तन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी मजबूर हो जाए। और अब अगर भारतीय जनता पार्टी का अहंकारी नेतृत्व इस खुली दीवार पर लिखी इबारत को, जनादेश को नहीं पढ़ना चाहेगा, तो हुई है वही जो राम ने रखा। राम जी का आपने चढ़ौती भी चुरा ली है, दान भी खा गए हैं, तो अब राम जी भी माफ करने वाले नहीं, और राम के भक्त थे, दतिया में भी राम भक्त थे, आप सबने आपको खारिज कर दिया है। तो मुझे तो लगता है कि ये संदेश जो है बाई इलेक्शंस का, ये भारतीय राजनीति को बहुत गहरे तक प्रभावित करेगा, इसकी अनदेखी की नहीं जा सकती। जी राइट सर, बिल्कुल। मैं रविंद्र सर बहुत क्षमा चाहूंगा, आपके पास विलंब से आया, क्योंकि मैं सोचा पहले बिहार और फिर मध्य प्रदेश। मैं रविंद्र, क्या आप तो दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली में इस जिस तरह के सुबह से हम देख रहे थे, देखिए दतिया में भी यही हुआ कि जो तीसरे चौथे राउंड से शुरुआत हुई तो बढ़त बनाते गए, और अंततः वो पिछली बार 7,500 से कांग्रेस जीती है, 6,500 से जीती। और जो मैंने कहा कि बूथ भी हार जाए, तो ये था कि आप जो ये कुत्ते बिल्ली जीत जाएंगे, जो हम चाहेंगे सो कर लेंगे, और जिसको चाहे डिस्कार्ड कर देंगे, तपे मंजे नेता। वो नरोत्तम मिश्रा ठीक है, हारे थे, कैसे हारे थे, ये भी एक कारण रहा था। अब चाहे बिहार हो, चाहे किस तरह का दिल्ली में क्या सूचना है, क्या नहीं, हालांकि हम लोग के पास निकलता कम है, कोई नई रील वील, और किस तरीके, क्या कांग्रेस में किस तरह का देख रहे हैं, सब पर एक आपका नोट रविंद्र जी नमस्कार। और बहुत अच्छा सर, देखिए दोनों विद्वानों की राय सुनने का मौका मिला, और बहुत महत्वपूर्ण इसलिए था कि एक तो सिन्हा जी बिहार से हो गए, तो वहाँ का तो इम्पोर्टेंट है ही, और राकेश जी फिर नव जानते ही हैं सब, दतिया वतिया की सब, तो हमको भी लाभ हो गया उससे, तो ये आपका बहुत धन्यवाद। देखिए सर, पहली बार ये हुआ कि बिहार में सरकार बनी बीजेपी की, पहले मुख्यमंत्री हैं सम्राट। आमतौर पर रविंद्र जी, आमतौर पर ये होता है कि जहां जिसकी सरकार, उपचुनाव बहुत रेयर हारते हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में जो भी कहा राकेश जी ने, यही मोहन यादव की अगुवाई में, और वो भी ऐसे ही थे, वो कांग्रेस से आए हुए प्रत्याशी थे जो हारे थे। पहले उनको, जब वो सिंधिया के साथ आए थे, रामनिवास रावत, उसके बाद जो है उपचुनाव में वो हो गया, तो जब यहां हुआ तो हार गए वो उपचुनाव। करिएगा। हार गए। यहाँ तो आपके यहाँ तो दिलीप सिंह भूरिया भी जीत गए थे, लोकसभा का उपचुनाव हुआ था 2014 के बाद, तो कई घटनाएं हो गई। तब तो खैर वो गोरखपुर की सीट भी हार गए थे, जो योगी ने खाली की थी लोकसभा सीट, वो भी हार गए थे। तो सर, ये पहली बार तो कोई व्यक्ति बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बना, और पहली ही बार कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार से बना, और दोनों को ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने या वोटर्स ने घर बिठा दिया, दोनों को हरा दिया, उनको एक्सेप्ट किया ही नहीं। तो बीजेपी के लिए जो एक बड़ा, तो वहां की जो जीत है बिहार की, 19,000 से ज्यादा मतों से 19,426, 246, 19,246, इतनी बड़ी जीत है। वही तो 20,000 वोट के आसपास की जीत है, और जिसमें 35-36% इतना वोट पर पड़ा है, 37-60 इतना वोट पड़ा है कि देखिए, तो वोटिंग आज के जमाने के हिसाब से तो बहुत कम है। हम तो देख रहे थे बंगाल में तो 90% वोट जा रहा था, उसमें 36% वोट पड़ा है, तो वोट तो बहुत ही कम है परसेंटेज। और ये जो बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र है, ये तो सेमी अर्बन है, मेरे ख्याल से शहरी भी है इस इलाके में, थोड़ा बहुत ग्रामीण होगा, तो शहरी इलाका है, बीजेपी का तो गढ़ वैसे ही होता ही है। और ऊपर से जो बयान रविशंकर प्रसाद जैसे लोगों ने दिए थे, वो तो बहुत ज्यादा अहंकार और अति उत्साह में दे दिए गया बयान लग रहा है। तो ये तमाम चीजें देख के लग रहा है कि हाल में छात्र आंदोलन खत्म हुआ,
जन जी का या जो भी था, तो वो छात्र आंदोलन भी खत्म हुआ। उसके बाद ये पहला इलेक्शन था और प्रधानमंत्री तो बता ही चुके हैं कि मेरे बॉस हैं नितिन नवीन, बॉस बॉस है ना। तो बॉस की विधानसभा सीट से बीजेपी का हारना ये तो बड़ा झटका है सर, जिसके लिए पूरी कोशिश की गई। नितिन नवीन खुद वहां 2-3 दिन बैठे रहे चुनाव में, उसके अलावा मुख्यमंत्री और सब लोग तो थे ही थे। लोकल सूचना आई थी उत्तर प्रदेश का एक कार्यक्रम निरस्त किया था, पहले लगा लगाया प्रोग्राम की मेरी तबीयत ठीक नहीं और यहाँ कर रहे थे, वो प्रचार कर रहे थे, यहाँ था प्रचार कर रहे थे। तो ये तमाम चीजें होने के बाद भी अगर बीजेपी हार रही है तो देखिए कहीं ना कहीं मोहभंग तो लोगों का हो रहा है। और इसको तो जोड़ के सीधे तौर पर देखा ही जाएगा ना, जो जेन जी का प्रोटेस्ट चल रहा था, क्योंकि शहरी इलाके और बेरोजगारी का आलम तो बिहार में क्या है वो सब जानते ही हैं। उस इलाके में रहने वाले लोगों के लिए तो बड़ी दिक्कत होगी। लेकिन मसला ये है कि जीत जो गए हैं उन पे भरोसा किसी को है नहीं। प्रशांत किशोर वाला जो मामला है ना, वहां पर तो गड़बड़ हो रही है सबके साथ कि भैया ये बीजेपी हार गई है, लेकिन अब क्या बीजेपी जिसको चाहेगी विपक्ष में भी वही होगा क्या? कहीं ये तो नहीं है बीजेपी विधायक भी खुद ही चुने और विपक्ष भी खुद ही चुने, क्या उस स्थिति में जा रहा है बिहार अब? यानी कि अगर प्रशांत किशोर जो है वो जीत गए और तेजस्वी, बिल्कुल ठीक बात है, दिखाई नहीं दिए इलेक्शंस के बाद, उनका परफॉर्मेंस बिल्कुल खराब रही है, विपक्ष के नेता के तौर पर कुछ खास कर नहीं पाए, बल्कि कुछ दिन तो विधानसभा में भी नहीं थे वो जब हाउस चला था। तो इन तमाम बातों के बाद अब शायद लोगों ने संदेश दे दिया है कि भैया आपके लिए भी गुंजाइश नहीं है, हो सकता है आपको भी बड़ा चैलेंज फील करना पड़े आने वाले टाइम में। चाहे वो अलग बात है कि लोग अन्ना हजारे के आंदोलन की तरह प्रशांत किशोर से भी ठगे हुए महसूस करें, लेकिन विकल्प के तौर पर तो दिख ही रहा है ना। और शायद बीजेपी ने यही कोशिश भी की हो, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि विकल्प के तौर पर इनको पेश कर दें। अब प्रशांत किशोर को मीडिया मैनेज करना तो इतना आता ही है ना सर कि वो कम से कम आरजेडी के मुकाबले में तो ज्यादा वायरल होते हैं। आरजेडी के जितने लीडर्स हैं, आरजेडी के जो सोशल मीडिया टीम है, उनके मुकाबले में तो ज्यादा मजबूत टीम उनके पास है और मीडिया को उनको हैंडल करना भी। मैं रविंद्र जी की टिप्पणी पूरी होगी, एक टिप्पणी आपसे लूंगा, आप फिर उसके बाद आप करिएगा। आप हाँ करिए रविंद्र जी प्लीज। हाँ नहीं, मैं यही कह रहा था कि इनके पास इतना तो क्षमता है कि वो स्पेस जो वैक्यूम दिख रहा है, ओपोजिशन का स्पेस वहां पर है नहीं सर, खाली पड़ा हुआ है, तो उसको घेरने की कोशिश वो पूरी करेंगे और बीजेपी इस मामले में उनकी मदद भी करेगी और कर ही रही है इस चुनाव में भी। अब क्योंकि हम लोग तो बार बार ये कहते हैं कि इलेक्शंस का भरोसा नहीं है इस देश में कि चुनाव सही हो रहे हैं कि नहीं। अब वाकई में उनको इतना आसानी से, हालांकि कह भी रहे थे लोग कि संभावना तो है जीतने की प्रशांत किशोर की, तो अगर ये इंडिपेंडेंट और निष्पक्ष चुनाव है या बीजेपी का ही कोई इसके पीछे का गेम प्लान है, उसके से भी मना करना तो मुश्किल है। क्योंकि रेखा गुप्ता जो आरजेडी वाली, उनको तो बहुत पीछे धकेल दिया, उनको तो बड़ा कम वोट आया, उनको तो बड़ा इतना कम वोट तो पहले तो नहीं आता था आरजेडी को। हालांकि फिर कह रहा हूं मैं, है शहरी इलाका, तो आरजेडी का बहुत बड़ा वहां पर वजूद नहीं है और 30 साल से आरजेडी लड़ी रही है इलेक्शन, लेकिन कोई खास कर नहीं पाई। जीतता तो यही लोग है ना हमेशा, 95 के बाद से तो बता ही दिया सबने कि वो जीत ही रहे हैं सबसे लगातार। तो स्थितियां जो है सर वो बीजेपी मैनेज कर रही है। और पूरा देखिए, प्रशांत किशोर का पूरा जो आक्रमण है ना वो सम्राट चौधरी पर है और किसी पर नहीं है। वो सम्राट चौधरी पर आक्रमण, और तेजस्वी का भी उन्हीं के ऊपर है। तो ये सम्राट चौधरी पर जो हमला कर रहे हैं और वहीं पर तेजस्वी करते हैं, तो इससे सीधा ये प्रूव होता है कि वो उसी स्पेस को कैप्चर करने की कोशिश है उनकी, वही वोट जो है उसी को कैप्चर करने की कोशिश है। अगड़ी जाति के होने के बावजूद भी ये बताया जा रहा है कि पिछड़ी जाति के लोग उनके साथ खूब जुड़े। हालांकि ये जो क्षेत्र है ये अगड़ी जाति का क्षेत्र माना जाता है कि कायस्थ समाज के वोट शायद ज्यादा है यहाँ पर, बाहुल्य है ना। तो उसमें भी अगर ये इनको वोट मिल गया है, और पिछड़ी जाति में तो देखो इनको मिलने की संभावना है ही, क्योंकि वहां पर तो लोग विकल्प नहीं मिल रहा है उनको ठीक तरीके से, केवल जाति के आधार पर वोट पड़ेगा तो एक अलग बात है। लेकिन तेजस्वी कहीं ना कहीं वीक तो पड़ रहे हैं, एक्टिवली मार्केट में वो नहीं दिख रहे, जैसा विपक्ष का एक स्पेस है उसमें उनको कैप्चर करना चाहिए नहीं कर रहे। जबकि बिहार में स्थितियां खराब हैं, बिहार में एक के बाद हम लोग लगातार देख रहे हैं कि कानून व्यवस्था हो या अलग अलग मसले हों, उनमें बीजेपी ठीक परफॉर्म नहीं कर पा रही है। और दतिया का तो सर ने बताया, बस मैं तो ये आप थोड़ा सा बता दीजिए अपनी अगली बात में कि ये नरोत्तम मिश्रा क्या वाकई बहुत बड़े नेता थे क्या वहां, या उसका कोई नुकसान हो गया क्या? इसकी तुलना में तो थे, इसकी तुलना में तो बड़े नहीं, इसकी तुलना में तो थे, लेकिन बहुत अहंकारी थे, दिखते थे वो टीवी में। तो
है वो सब चीजें उनमें है, वो भी बड़बोले और सब। मैं अनिल सिन्हा के पास चले जाता हूँ, पहले अनिल सिन्हा की बात। अनिल सर, जो इनके चल रहा है इन हाउस जो बीजेपी में सारे, आपने पहले अपने दौर में कहा भी कि बहुत कुछ चल रहा है, घटित हो रहा है। देखिए, अमित शाह के इस्तीफे की अब लगातार देश में डिमांड हो रही है, आप विपक्ष को देख रहे हैं। इसमें संघ जो है, देखिए ये दतिया तो संघ का प्रत्याशी था, मैं अभी आगे राकेश सर से ही बात करूंगा, उन्होंने ही दिया था प्रत्याशी। यहाँ आपने कह दिया कि भाई वहां तो उनका सेवक था, और सेवादारी तो यहाँ चलती है बीजेपी में तो बहुत है। यहाँ नरेंद्र सिंह तोमर के बताएंगे अभी ग्वालियर में जो सांसद हैं वो उनके सेवादार हैं, उनकी सेवा करने वाले, ऐसा माना जाता है, वो क्लियर कर। मैं सर अनिल सर, इसके अब क्या जो इनकी आपसी है, अगर हम इसको संघ वर्सेस मोदी शाह, या आप हालांकि कहते हैं कि दोनों सिक्के के, एक सिक्के के दो पहलू हैं, अलग अलग कुछ नहीं है और सब मिलीजुली कुश्ती, लेकिन फिर भी अब क्या क्या चीजें घटित होने की संभावनाएं देख पाते हैं कि क्या क्या हो सकता है आगे? नहीं, आप लोग क्या है, आप ये लाइन बहुत पहले से मैं सुनता रहा हूं कि संघ वर्सेस बीजेपी, एकदम गलत है। अरे वो व्यक्तिगत फाइट को आप लोग जो है बताते हैं कि संघ वर्सेस, आइडियोलॉजिकली संघ से ही शक्ति मिलती है। संघ शक्ति कुछ बोलता भी है, वो लोग कुछ इस टाइप का है उन लोगों का। तो वो जो है वो पूरा संघ का ही आउटफिट है ये, उसका। जैसे बाकी वो कहते भी हैं कि हमारे तो बहुत काम है और राजनीतिक काम हमारा बीजेपी देखती है, बाकी सब है हमारा। बाकी बहुत सारे का नाम लेते हैं, बजरंग दल का नाम जनरली लेते नहीं है, लेकिन उनका तो सारा ऑर्गेनाइजेशन फिट मतलब बना हुआ है, तो वो उससे कोई अलग नहीं है। अभी उतर गया जेएनजी के मामले में, पूरा आरएसएस लगा हुआ है कि कैसे जो है मुकाबला किया जाए। तो इसीलिए ये गलतफहमी में मत रहिए, मामला है व्यक्तिगत। राकेश सर, दो तीन चीजें देखिए, आप बात अभी मनी पावर की हो रही है, मनी पावर और तमाम, अरे भाई बीजेपी से बड़ा मनी पावर किसके पास, और पूरी मशीनरी सारा कुछ। आपने अभी हमने बात ही कर रहे थे कि दतिया में 50 करोड़, सब सूचनाएं बाकायदा आ रही थी, पिन पॉइंट सूचना आ रही थी, किस होटल में, किस कमरा नंबर में, लेकिन सब लोग लगे हुए थे। तो जो कई बार ना जाति ना कुछ, जो एक मूड है देश का, वो मूड तो बहुत स्पष्ट कहीं इसको परिलक्षित हो रहा है ना कि चीजें कितना आपके खिलाफ आक्रोश है। सब चीजें आपकी कोई नहीं चल पाई आपने, क्योंकि आपकी अपनी दांव पर दी, चाहे मोहन यादव हो या हेमंत खंडेलवाल हो, मध्य प्रदेश किसकी हैसियत है? दिल्ली के बगैर तो पत्ता भी नहीं खड़कता। अगर नरोत्तम मिश्र का टिकट कटा है तो आला कमान ने काटा है, बहुत स्पष्ट तौर पर है। यदि वहां दिया गया है टिकट बिहार में तो आला कमान के कैंडिडेट है। तो ऐसे में ये जो पूरा का पूरा एक दृश्य बना है कि आप दो ऐसी चीजें हारोगे, तो फिर सारा का सारा ठीकरा आप किस पे फोड़िएगा? आप पे ही है ना, आप तो सीधे सीधे। देखिए संजीव जी, सीधी बात है, अभी सिन्हा साहब चले गए, उन्होंने मीडिया मैनेजमेंट की बात की, मनी की बात की। तो चुनाव में ये मनी, मसल, मीडिया, ये सब चलते हैं। मशीन भी अब तो चलती है, ईवीएम को लेके इतनी बातें होती नहीं है। लेकिन यहाँ अभी इस बाई इलेक्शन में किसी ने ईवीएम की बात नहीं की कि ईवीएम ने हरा दिया, कि ईवीएम ने जिता दिया। तो असली बात यह है कि आपको जब जनता और कार्यकर्ता, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता और जनता सब मिलके आजिज आ जाएं अपने नेतृत्व के फैसले से या उनके रवैये से, तो ऐसे नतीजे आना शुरू हो जाते हैं। और ये बाई इलेक्शन के नतीजे निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के खिलाफ ही नतीजे, क्यों, और ये आला कमान पर दबाव भी बनाएंगे कि वो इन प्रदेशों में नेतृत्व परिवर्तन करें। या आप लिख के रख लीजिए, संसद के मानसून सत्र के बाद ये तब्दीली की हवा चलना शुरू हो जाएगी। अभी तक वो इससे बच रहे थे कि अगर हम किसी राज्य में नेतृत्व परिवर्तन करेंगे तो मांग जगह जगह से उठेगी, लेकिन बाई इलेक्शंस ने बता दिया है कि आपको नेतृत्व परिवर्तन करना पड़ेगा। सिद्धार्थ चौधरी को बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। सम्राट चौधरी को, क्षमा कीजिए। और ऐसे ही मोहन यादव को 2.5 साल जनता ने झेल दिया, पार्टी कार्यकर्ताओं ने झेल दिया, लेकिन हासिल क्या है? वो सिवाय इधर से उधर दौड़ने के कुछ कर नहीं रहे। जैसे कहते हैं ना, शाखा में रखी है मनुष्याई, शाखा से शाखा पर जाई। बेचारा बंदर और क्या कर सकता है? आप उसे राजा बना दीजिए, कोई संकट आए तो वो तो उछल कूदी करेगा। वो स्थिति हो रही है। तो इन बाई इलेक्शंस को लेकर के अब दिल्ली बहुत डरी हुई है। और जो ब्रांड की बात हो रही थी, अब आरएसएस पर भी ये दबाव है कि वो अपना ब्रांड बदलने समय रहते। भले ही आरएसएस इस समय जेड प्लस सुरक्षा में है,
सरकार के घेरे में है, बिना उनकी मर्जी के हिलडुल नहीं सकती। लेकिन आरएसएस ग्राउंड पर भी बहुत है, और आरएसएस का जो हाई कमान होता है वो अपने एजेंडे से हिलता नहीं है। उसे नरेंद्र मोदी में कोई बहुत दिलचस्पी मुझे लगता है तब तक रही होगी जब तक कि उसने एजेंडे पर काम किया, आरएसएस को मजबूत किया, आरएसएस के एजेंडे को मजबूत किया। लेकिन जब अब वो लोग उसको आईना दिखाना शुरू कर दिए, वो संसद से भागना शुरू कर दिए, जनता ने वोट दे के खारिज करना शुरू कर दिया, तो उन्हें अपना ब्रांड बदलना पड़ेगा, और नहीं बदलेंगे तो भुगतेंगे। क्योंकि भाई इंदिरा गांधी भी एक जमाने में, हमने तो वो जमाने देखे हैं कि वो आयरन लेडी थी, और पूरे हिंदुस्तान में चाहे कोई भी पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, उनका तूती बोलती थी, लेकिन जनता ने उन्हें भी खारिज किया। तो अब इनके दिन नजदीक आ गए हैं। इन बाई इलेक्शंस का संदेश सीधा सीधा है कि इनके दिन नजदीक आ गए हैं। या तो ये अपना रवैया बदलें, या अपना ये जो ब्रांड है इसको तब्दील करें, नहीं तो जनता अभी तो एक एक बाई इलेक्शन में खारिज किया है। आने वाले दिनों में जब भी विधानसभाओं के आम चुनाव होंगे, जनता इन्हें व्यापक पैमाने पर खारिज करेगी। उसमें न मशीन काम आएगी उस समय, न मनी पावर काम आएगा, और न मैनेजमेंट काम आएगा। उस समय जनता का विवेक ही काम आएगा कि वो अब सिस्टम को बदलना चाहती है, ब्रांड्स बदलना चाहती है। अब आप कब तक नाइकी के जूते पहनेंगे भाई? आपको जूता भी बदलना है, बनियान भी बदलना है। तो वो मौका आ गया है इन उपचुनावों का। असली संदेश तो मुझे यही समझ में आ रहा है।